पृष्ठभूमि बैकग्राउंड भारत में चुनाव से जुड़े दो मुख्य कानून हैं। पहला है प्रेसिडेंशियल ऑफ द पीपल एक्ट 1950, वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रूल्स वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रूल्स वोटर लिस्ट इलेक्टोरल रूल्स। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, चुनाव का संचालन चुनाव का क्या संचालन चुनाव का संचालन ऑफ इलेक्शन। तो 1950 वर्सेस 1951 कंफ्यूजन मत करना। पीआरए 1951 के मुख्य प्रावधान: चुनाव का संचालन, लोकसभा और विधानसभा चुनाव कैसे होंगे, बाय इलेक्शन भी इसी के तहत, उम्मीदवार की योग्यता अयोग्यता, कौन चुनाव लड़ सकता है कौन नहीं, क्वालिफिकेशन एग्जाम्पल, इंडियन सिटीजन एज 25 साल जो है लोकसभा असेंबली के लिए और 30 साल राज्यसभा के लिए। डिस्क्वालिफिकेशन कुछ मुख्य कारण: अपराध में सजा, भ्रष्टाचार, सरकारी पद का दुरुपयोग। इम्पोर्टेंट सिविलाइजेशन पर डिस्क्वालिफिकेशन लिली थॉम्स केस पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा है? लिली थॉम्स केस जो है इसी में पूछा जाता है। फिर आता है राजनीतिक दलों का पंजीकरण। पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है अथॉरिटी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई का निर्णय फाइनल होता है। भ्रष्ट आचरण आरपीए 1951 डिफाइन करता है रिश्वत, ब्राइबरी, धर्म जाति के नाम पर वोट मांगना, फर्जी मतदान, ये इनलीगल है। चुनाव याचिका इलेक्शन पेशेंस, अगर इलेक्शन में डिस्प्यूट हो तो हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। चुनाव खर्च इलेक्शन एक्सपेंसेस, उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर सकता है उनकी लिमिट तय होती है। महत्वपूर्ण केस लिली थॉमस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि एमपी एमएलए को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा तुरंत डिस्क्वालीफाई। आरपीए 1951 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्ट्रेशन, डिस्क्वालिफिकेशन रूल, करप्ट पार्टीज डिफाइंड, इलेक्शन पेशेंस हाई कोर्ट। वोटर लिस्ट आरपीए 1951 नहीं 1950 में आया था। वन लाइन रिवीजन, चुनाव कैसे होंगे 1951 चुनाव कैसे होंगे, कौन लड़ेगा कौन हटेगा। फिर आता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। भारत में चुनाव का पूरा संचालन कंडक्ट इसी कानून से होता है। चुनाव कैसे होंगे, कौन लड़ेगा कौन हटेगा, आरपीए 1951। 1950 से 1951 सबसे इम्पोर्टेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950, वोटर लिस्ट तैयार करना, इलेक्टोरल रोल और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 चुनाव कराना। आरपीए 1951 के मुख्य प्रावधान: चुनाव का संचालन करना, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव, उपचुनाव, पूरा फ्रेमवर्क यही तय करता है। उम्मीदवार की योग्यता भारतीय नागरिक होना, न्यूनतम 25 वर्ष लोकसभा के लिए, असेंबली के लिए भी और 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। अयोग्यता कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता जब अपराध में सजा में हो, भ्रष्ट आचरण का हो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और चुनाव खर्च का गलत विवरण हो। लिली थॉमस के 2 साल या उससे ज्यादा की सजा, तुरंत एमपी एमएलए की सदस्यता खत्म। राजनीतिक दलों का पंजीकरण, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करना पड़ता है। अथॉरिटी इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, ईसीआई का निर्णय फाइनल होता है। भ्रष्ट आचरण आरपीए डिफाइन करता है रिश्वत देना, धर्म जाति के नाम पर वोट मांगना, फेक वोटिंग, ये इलीगल है, इनलीगल है। ये क्या है? इनलीगल है। चुनाव याचिका, चुनाव में गड़बड़ी हो तो मामला हाई कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। डायरेक्ट ध्यान रखें, चुनाव खर्च की लिमिट तय होती है, कैंडिडेट को हिसाब देखना पड़ता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी आरपीए में नहीं है, यह ईसीआई द्वारा बनाया गया गाइडलाइन है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर कैंडिडेट सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है
तो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। आरपीए 1951 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, पॉलिटिकल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, डिस्क्वालिफिकेशन रूल, करप्ट पार्टीज डिफाइंड, इलेक्शन पेशेंस हाई कोर्ट, एग्जाम ट्रैक। एमसीसी आरपीए का हिस्सा नहीं है। एमसीसी ईसीआई गाइडलाइन जारी करता है। इलेक्शन डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझाता, हाई कोर्ट सुलझाता है। आरपीए 1951 चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्लस एलिजिबिलिटी प्लस डिस्क्वालिफिकेशन। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। आरपीए 1950 क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। यह कानून मतदाता सूची इलेक्टोरल रोल से जुड़ा है। आसान भाषा में कौन वोट देगा? आरपीए 1950 मुख्य काम मतदाता सूची तैयार करना। यह क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूशन की वोटर लिस्ट बनाना है, यानी कि कंस्टिट्यूशंसी की वोटर लिस्ट बनाना है। कंस्टिट्यूंसी की वोटर लिस्ट बनाना है। संशोधन, नए नाम जोड़ना, गलत नाम हटाना, डिटेल करेक्ट करना। पहचान, फोटो वाली वोटर लिस्ट, पहचान पत्र, ईपीआई से जुड़ी व्यवस्था। निर्वाचन क्षेत्र, हर कंस्टिट्यूंसी के लिए अलग इलेक्टोरल रोल नियम। इसके तहत बनाए गए रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स 1960। ये रूल वोटर लिस्ट अपडेट, करेक्शन, डिलेशन सब हैंडल करते हैं। अब समझो पूरा फ्लो। पहले एपीए 1950 काम करता है, वोटर लिस्ट बनाती है। फिर पीआरए 1951 चुनाव कराए जाते हैं। 1950 वर्सेस 1951 काम वोटर लिस्ट, पीआरए और चुनाव कराना। एमपीए चुनाव कराना। फोकस, आरपीए मतदाता, आरआईए उम्मीदवार चुनाव। सवाल, कौन वोट देगा, कौन जीतेगा। एग्जाम्पल, नाम जोड़ना हटाना, चुनाव प्रक्रिया। पीआरए 1950 इलेक्टोरल रोल। 1960 रूल्स, वोटर रजिस्ट्रेशन, नाम, नेम इंक्लूजन और डिलीशन, फोटो इलेक्शन रोल। एग्जाम ट्रैप, आरपीए 1950 इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराता। आरपीए 1950 वोटर लिस्ट। आरपीए 1951 वोटर लिस्ट नहीं। आरपीए 1951 इलेक्शन कंडक्ट कराना। 1 लाइन रिवीजन। 1950 वोटर लिस्ट, 1951 चुनाव। फिर आता है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है? ऐसे संगठन जो चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाने की कोशिश करते हैं, नीतियाँ बनाते हैं। इनका पंजीकरण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास होता है। राजनीतिक दलों के प्रकार, पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त दल, आरयूपीपी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। आरयूपीपीएस क्या होते हैं? नए दल, या जिनको पर्याप्त वोट सीट नहीं मिलती या चुनाव नहीं लड़ते, यानी रजिस्टर्ड लेकिन रिकॉग्नाइज्ड नहीं। आपकी इमेज का मतलब, ईसीआई ने 86 दलों को डिलिस्ट किया, 253 दलों को इनएक्टिव आरयूपीपी घोषित किया। चुनाव नहीं लड़ना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड नियमों का पालन नहीं। राज्य स्तरीय दल, अगर कोई पार्टी किसी राज्य में पर्याप्त वोट प्रतिशत या सीटें जीतती है तो ये स्टेट पार्टी की दर्जा मिल सकती है, तो इसी क्या है, स्टेट पार्टी की दर्जा मिल सकता है। राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टीज, अगर पार्टी कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन करे तब उसे नेशनल पार्टीज का दर्जा मिलता है। तो उसे क्या मिलता है? तब उसे नेशनल पार्टीज का दर्जा मिलता है। मान्यता कैसे मिलती है? ईसीआई कुछ क्राइटेरिया तय करता है। स्टेट पार्ट क्राइटेरिया, 6% वोट 2 सीट्स असेंबली, या 6% वोट प्लस 1 लोकसभा सीट, या 3% सीट असेंबली, या एक लोकसभा सीट पर 25 सीट्स। नेशनल पार्टी
क्राइटेरिया एनी वन 6% वोट, 4% लोकसभा सीट या 2% लोकसभा सीट 3 स्टेट से या 4 राज्यों में स्टेट पार्टी स्टेटस। मान्यता मिलने के फायदे। रिजर्व्ड सिंबल स्थायी चुनाव चिन्ह, फ्री एयर टाइम टीवी रेडियो, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस। आरयूपीपी की नुकसान। रिजर्व सिंबल नहीं, कम विजिबिलिटी, फंडिंग बेनिफिट कम। इनएक्टिव आरयूपीपी क्या है? जो पार्टी नई साल चुनाव नहीं लड़ते, कंप्लायंस नहीं करते, उसे ईसीआई इनएक्टिव घोषित कर देता है। रजिस्ट्रेशन ईसीआई आरयूपीपी रजिस्टर्ड बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड स्टेट ऑफ नेशनल पार्टी। क्राइटेरिया सिंबल इम्पोर्टेंस इनएक्टिव पार्टीज कॉन्सेप्ट। रजिस्ट्रेशन रिकॉग्नाइजेशन दोनों अलग है। हर रजिस्टर्ड पार्टी स्टेट पार्टी नहीं है, परफॉर्मेंस से तय होता है। वन लाइन रिवीजन। आरयूपीपी रजिस्टर्ड पार्टी बिना रिकॉग्नाइजेशन के। क्षेत्रीय परिषद जोनल काउंसिल क्या है? क्षेत्रीय परिषद ऐसे मंच हैं जहां राज्य प्लस केंद्र मिलकर क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा करते हैं। आसान भाषा में कहें तो एक ही जोन के राज्यों की मीटिंग। कानूनी आधार। इसकी स्थापना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत हुई, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक नहीं है। 1956 इसलिए क्या है? संवैधानिक नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक नहीं है। उद्देश्य राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, विवाद कम करना, विकास और योजना के समन्वय, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करना, राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, विवाद कम करना, विकास और योजना में समन्वय, विकास और योजना में समन्वय। कार्य फंक्शन। ये किन मुद्दों पर चर्चा करते हैं? सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन, आर्थिक सामाजिक योजना, भाषा, अल्पसंख्यक मुद्दे। ध्यान, ये सिर्फ सलाह देते हैं, एडवाइजरी बॉडी है, ये सिर्फ क्या है? सलाह देते हैं, बाइंडिंग पावर नहीं है। क्या है? बाइंडिंग पावर नहीं है। भारत में किनकी क्षेत्रीय परिषद? कुल 5 जोन काउंसिल है, 5 जोन काउंसिल है। पहला उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्षेत्रीय परिषद में क्या आता है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और जम्मू कश्मीर। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 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 पश्चिम क्षेत्रीय परिषद महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली। ये क्या है? दादरा नगर हवेली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। दमन एंड दीव, दादरा नागर हवेली। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन, दीव, दादरा नगर हवेली। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यूपी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, यूपी है। संरचना अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री। इसकी संरचना किसके द्वारा है? केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा। सदस्य संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री। यूपी के प्रशासक, यूपी के प्रशासक, यूपी के प्रशासक। वाइस चेयरमैन हर साल अलग, सीएम रोटेशन। तो वाइस चेयरमैन जो है हर साल अलग अलग राज्य के चेयरमैन होते हैं, सीएम होते हैं, सारे मुख्यमंत्री होते हैं। आईएससी वर्सेस जोनल काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। आधार आईएससी अनुच्छेद 263 जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी बॉडी है 1956 एक्ट के तहत। और प्रकार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल। और जोनल काउंसिल क्या है? स्टैट्यूटरी। अध्यक्ष पीएम है और जोनल काउंसिल होम मिनिस्टर है।
क्षेत्र ISC पूरे भारत और जोनल काउंसिल 5 जोन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ISC पूरे भारत और जोनल काउंसिल 5 जोन है। प्रीलिम्स इम्पोर्टेंट पॉइंट 1556 एक जोनल काउंसिल 5 काउंसिल होम मिनिस्टर चेयरमैन एडवाइजरी बॉडी और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। एग्जाम ट्रैप जोनल काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं, स्टेचुरी बॉडी है। चेयरमैन PM नहीं, होम मिनिस्टर है। तो वन लाइन रिवीजन जोनल काउंसिल 5 जोन में राज्यों का एडवाइजरी कोऑर्डिनेशन फोरम 1956 एक्ट। क्षेत्रीय परिषद भारत में ऐसे सलाहकार निकाय एडवाइजरी बॉडी है जो राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। केंद्र राज्य और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना ये निर्णय नहीं लेते, सिर्फ सिफारिश रिकमेंडेशन करते हैं। किन मुद्दों पर काम करते हैं ये परिषद? इन विषयों पर चर्चा करती है। आर्थिक सामाजिक योजना, भाषाई अल्पसंख्यक मुद्दे, सीमा विवाद, अंतर्राज्यीय परिवहन, आंतरिक सुरक्षा व विकास, मतलब जहाँ कई राज्यों का कॉमन इंटरेस्ट हो। क्षेत्रीय परिषद भारत में 5 जोन में बांटा गया। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिमी क्षेत्र परिषद गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन दीव जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी जो है UP है, केंद्र शासित प्रदेश है। संरचना स्ट्रक्चर केंद्रीय गृह मंत्री, उपाध्यक्ष संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन से, सभी राज्यों के CM, UT के प्रशासक मुख्यमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री। महत्वपूर्ण विशेषता यह संवैधानिक निकाय नहीं है बल्कि वैधानिक निकाय है। निर्णय बाध्यकारी नहीं होते। क्षेत्रीय विवाद सुलझाने में मददगार। तो ISC वर्सेस जोनल काउंसिल। बिंदु आधार अंतर्राज्यीय परिषद अनुच्छेद 263 क्षेत्रीय परिषद 1956 अधिनियम। स्तर पूरे भारत। क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय जोन और काम व्यापक नीति समन्वय। क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय समस्याएं। जोनल काउंसिल 5 प्लस एडवाइजरी प्लस 1956 एक्ट। चेयरमैन होम मिनिस्टर, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। विशेष श्रेणी राज्य SCS क्या है? यह एक वित्तीय प्रशासनिक वर्गीकरण है जिसके तहत कुछ पिछड़े कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों को केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता देती है। ध्यान रखिए यह संवैधानिक प्रावधान नहीं है बल्कि यह नीति आधारित व्यवस्था है, नियम के संवैधानिक प्रावधान नहीं है। शुरुआत कैसे हुई? SCS की शुरुआत 1969 में 5वां वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी। तब 5वां वित्त आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसे लागू करने में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की भूमिका रही। किन राज्यों को मिला SCS? पहले कुल 11 राज्य SCS में थे। असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो कि अब केंद्र शासित प्रदेश है। ज्यादातर उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्य थे। SCS देने के मापदंड। राज्यों को SCS देने के लिए कंडीशन देखी जाती है। पहाड़ी, कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, सीमावर्ती बॉर्डर स्थिति, आर्थिक पिछड़ापन, बुनियादी ढांचे की कमी। SCS के फायदे। केंद्र सहायता में लाभ। योजना खर्च में 90% केंद्र प्लस 10% राज्य। सामान्य राज्यों में 60 से 40 या 50 होता है। कर रियायत यानी कि टैक्स। उद्योगों को टैक्स छूट, निवेश को बढ़ावा, विशेष अनुदान, घाटे की भरपाई, विशेष पैकेज। 14वें वित्त आयोग के बाद क्या बदला? 14वां वित्त आयोग 2015 के बाद SCS का महत्व कम हो गया। राज्यों का टैक्स शेयर 32 से 42 बढ़ा दिया गया। अब SCS प्रैक्टिकली लगभग खत्म जैसा हो गया है। आंध्र प्रदेश का मुद्दा क्या है? आंध्र प्रदेश को राज्य पुनर्गठन 2014 के बाद SCS की मांग थी, लेकिन केंद्र ने SCS नहीं दिया, इसके बदले विशेष आर्थिक पैकेज दिया।
SCS वर्सेज स्पेशल पैकेज इम्पोर्टेंट डिफरेंस। बिंदु प्रकृति SCS स्थायी लाभ और स्पेशल पैकेज अस्थायी सहायता। बिंदु आधार SCS नीति वर्गीकरण और स्पेशल पैकेज केस बाय केस। लाभ SCS कर प्लस अनुदान, स्पेशल पैकेज सिर्फ वित्तीय सहायता। तो कर प्लस अनुदान, इसमें सिर्फ वित्तीय सहायता। SCS कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन गलत है। फोर्थ FC के बाद रिलीवेंस कम, NDC की भूमिका महत्वपूर्ण। 90:10 फाउंडिंग पैटर्न याद रखना होगा। तो वन लाइन देखेंगे तो हील प्लस बैकवर्ड प्लस बॉर्डर SCS। राज्य पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। पूरा कॉन्सेप्ट, आज भारत की राज्य कैसे बनी, इसका जवाब है भाषा प्लस प्रशासन प्लस राजनीति के आधार पर समय समय पर पुनर्गठन। पहला धर आयोग 1948 में केंद्र सरकार ने बनाया। अध्यक्ष SK धर। उद्देश्य यह देखना कि राज्यों को भाषा के आधार पर बनाया जाए या नहीं। सिफारिश, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध। प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता, भाषा के आधार पर राज्यों का विरोध। प्रशासनिक सुविधा को प्राथमिकता मतलब पहले स्थिरता फिर भाषा, पहले स्थिरता फिर भाषा। GVP समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। GVP समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। कारण, हर आयोग की रिपोर्ट के बाद तो जनता में असंतोष था। जनता में क्या था? असंतोष था। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न किया जाए। राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता। अब टर्निंग पॉइंट, पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु 1952 भूख हड़ताल में। इसके बाद जनता का दबाव बढ़ा, भाषा आधारित राज्यों की मांग तेज हुई। फजल अली आयोग गठन 1953। फजल अली सदस्य KM पानीकर, HN कुंदरू। उद्देश्य राज्यों का वैज्ञानिक और संतुलित पुनर्गठन। भाषा को मुख्य आधार माना, लेकिन साथ में प्रशासनिक सुविधा, आर्थिक एकता और राष्ट्रीय हित को भी माना गया। बड़ा बदलाव 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्या हुआ था? भारत को 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। यही आज की भारत की स्टेट सिस्टम की फाउंडेशन है। तो क्या है? स्टेट सिस्टम की फाउंडेशन है। तो आगे की महत्वपूर्ण बदलाव 1960 महाराष्ट्र और गुजरात। 1956 में जो है 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात। 1966 हरियाणा पंजाब का पुनर्गठन। 2000 में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। 2014 में तेलंगाना। तो याद रखने वाली टाइमलाइन है 1948 धर आयोग, भाषा के आधार पर नहीं। 1948 GVP समिति, ये भी भाषा के आधार पर, ये भी लागू नहीं हुआ। 1953 फजल अली आयोग, ये हुआ था और ये भी भाषा के आधार पर था। 1956 एक्ट लागू। धर वर्सेज GVP जो है लागू नहीं हुआ था, फजल अली लागू हुआ था 1956 में। रीऑर्गेनाइजेशन। ट्रैप पॉइंट, धर आयोग भाषा समर्थन गलत, GVP भाषा समर्थन गलत, असली समर्थन फजल अली आयोग में। पुंछी आयोग क्या है? यह एक उच्च स्तरीय आयोग है जिसे केंद्रीय राज्य संबंध की समीक्षा के लिए बनाया गया था। गठन 2007। अध्यक्ष मदन मोहन पुंछी, पूर्वी CGI। उद्देश्य संघीय ढांचे को मजबूत करना, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन सुधारना। आयोग ने क्या क्या देखा? पुंछी आयोग ने इन सभी पहलुओं की समीक्षा की। विधायी संबंध, लॉ मेकिंग पावर्स, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, राज्यपाल की भूमिका, आपातकालीन प्रावधान, न्यायालयों के फैसलों का प्रावधान, मतलब पूरा फेडरल सिस्टम का ऑडिट किया है। तो रिपोर्ट 2010 में यहाँ सरकार को 7 खंडों वॉल्यूम्स में रिपोर्ट दी गई। मुख्य सिफारिश, राष्ट्रीय एकता परिषद, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। आयोग ने सुझाव दिया कि आंतरिक सुरक्षा के लिए एक मजबूत संस्था बने, इसे राष्ट्रीय एकता परिषद के रूप में विकसित किया जा सके। अनुच्छेद 355 से 56 में सुधार। अनुच्छेद 355 और 56 सुधार, राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले चेतावनी दी जाए। 1956 का दुरुपयोग रोका जाए, इसे लास्ट ऑप्शन बनाया जाए। राज्यपाल की भूमिका, राज्यपाल को केंद्र का एजेंट नहीं होना चाहिए। नियुक्ति प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष हो, पद का दुरुपयोग न हो। केंद्र राज्य विवाद समाधान, इंटर स्टेट काउंसिल ISC को मजबूत करने की सिफारिश, इसे नियमित और प्रभावी बनाया जाए। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे मामलों में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय।
वित्तीय संबंध, राज्यों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? 2007 में पूंजी कमीशन आया, 2010 में रिपोर्ट सबमिट किया और फोकस सेंटर स्टेट रिलेशन, चेयरमैन फॉर्मर CGI। इम्पोर्टेंट कंपेयर्सन, सरकारिया आयोग 1983, केंद्र राज्य संबंध पूंजी आयोग 2007, अपडेट रिव्यू, सरकारिया बेस पूंजी अपडेट। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट क्या है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। कैट एक क्वासी न्यायिक संस्था है। इसका काम है सरकारी कर्मचारी, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से जुड़े विवादों का समाधान करना। नौकरी में भर्ती विवाद, प्रमोशन, ट्रांसफर, वेतन, सेवा शर्त, ये सारे केस कैट में जाते हैं, कोर्ट के बजाय। स्थापना, कैट की स्थापना संविधान के आर्टिकल 323(1) के तहत इसके लिए कानून बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, याद रखने वाला पॉइंट 323(a) एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 323(b) अदर ट्रिब्यूनल। क्यों बनाया गया? कैट पहले क्या समस्या थी? सभी केस हाई कोर्ट में जाते थे, बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस, बैकलॉग, समाधान। अलग ट्रिब्यूनल बनाओ, जल्दी और सस्ता न्याय दो। इसलिए कैट का उद्देश्य फास्ट जस्टिस, लेस बर्नर यानी कि बर्डन ऑन कोर्ट और स्पेशलाइज्ड डिसीजन, अधिकारी क्षेत्र जुरिडिक्शन। कैट किन मामलों को देखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, PSU, ऑटोनोमस बॉडीज कुछ मामलों में नहीं देखता। आर्म्ड फोर्स, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कर्मचारी। संरचना, कैट में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, जुडिशियल मेंबर, जज या कानून विशेषज्ञ, एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर, प्रशासनिक अनुभव वाले अधिकारी, चेयरमैन, हाई कोर्ट का वर्तमान पूर्व जज। बेंच पीठ, पूरे भारत में कैट कई बेंच है, लगभग 19। हर बेंच एक जुडिशियल प्लस एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर होते हैं। कार्य प्रणाली, कैट काम करता है नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पर। सुनवाई का अधिकार, ऑडी अल्टरम पार्टम, निष्पक्ष निर्णय। प्रक्रिया, कोर्ट जितनी फॉर्मल नहीं, फास्टर एंड फ्लेक्सिबल। कोर्ट जितनी फॉर्मल नहीं है, फास्टर एंड फ्लेक्सिबल है। अपील, अपील कहाँ? पहले कैट सीधे सुप्रीम कोर्ट, अब महत्वपूर्ण SC जजमेंट एल चंद्रा कुमार वर्सेस यूनियन इंडियन 1997 फैसला। कैट का निर्णय हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में आएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? कैट आर्टिकल 323(a) 1985 एक्ट, ट्रिब्यूनल क्रिएशन, ओनली सर्विस मैटर्स, आर्म्ड फोर्स एक्सक्लूडेड, HC रिव्यू अलॉट, एल चंद्रा कुमार केसेस।